मैं डॉक्टर मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, बाराबंकी। और इग्नू का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ जनपद बाराबंकी का, काउंसलर भी हूँ और विगत 20 वर्षों से इस सेवा में। मेरा आज का जो विषय है वो 1206 से लेकर के 1707 तक का मेडिवल हिस्ट्री का विषय है, जिसपे मैं पहले पार्ट को कवर करूँगा, दिल्ली सल्तनत। इससे पहले मैं विषय पे आऊँ, मैं जो बात कहना चाहूँगा कि आखिर हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ाया जाता है? ये क्यों इतना रोचक विषय है? तो एक शेर है छोटा-सा, जो मुझे मेरे ज़हन में याद आता है मुझे, कि तारीख की नज़रों से वो दौर भी गुज़रा है, तारीख की नज़रों से वो दौर भी गुज़रा है, लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो कहीं न कहीं इतिहास में उनसे एक लम्हे भर की चूक हुई और फिर सदियाँ हमारी सजा पाई, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहीं। तो वो गलतियाँ, वो लम्हा जो हमसे खता हुई, उस पर हमारी नज़र रहे और वो गलतियाँ हम पे दोबारा ना होने पाएँ, इसलिए भी हम लोग इतिहास को पढ़ते और पढ़ाते हैं। वाई हिस्ट्री? जिससे कि हम कैसे बटे हुए थे पहले, हमारी एकता को कैसे खंडित किया गया, वो हमसे गलतियाँ दोबारा ना हों और तुम पर। दूसरा, इधर हिस्ट्री में कुछ चेंज भी आया है कि अब पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। अब क्या उसका सामाजिक पहलू है, क्या उसके आर्थिक पहलू है, क्या उसके सांस्कृतिक पहलू है, इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी सभ्यता संस्कृति पर, इस पहलुओं को भी हम काफ़ी कुछ उजागर करने का प्रयास करते हैं और मेरा भी जो वक्तव्य है वो इसी के इर्द-गिर्द ही रहेगा। फैक्चुअल कम और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर मैं चर्चा ज़्यादा करूँगा। 1206 में एंट्री करने से पहले, उससे पहले की थोड़ा-सा पृष्ठभूमि को जानना ज़रूरी है। फ्लैशबैक में 2 मिनट 3 मिनट में चर्चा करता हूँ कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के हम लोग इब्राहिम लोदी के पीरियड को पढ़ेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट डायनेस्टियाँ हैं आपकी। पहली गुलाम वंश है, उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, फिर सैयद डायनेस्टी है, फिर लोदी डायनेस्टी। लेकिन इससे पहले ये टर्किश पीपल कैसे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, इसको थोड़ा-सा प्रकाश पीछे जाना चाहेंगे। पहला हिंदुस्तान के अंदर जो पहला इस्लामिक अटैक हुआ, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हुआ और ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, कई बार पूछा भी जाता है। तो पहला हमला जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ, उसके बाद में गजनी का रहने वाला महमूद गजनी, इसने लगातार हिंदुस्तान पर आक्रमण किए और उसका उद्देश्य सिर्फ पैसे की उगाही और लूट-मार था, साम्राज्य स्थापित करना नहीं। जिसने सोमनाथ पे भी आक्रमण किया, महत्वपूर्ण आक्रमण थे उसके। और उसके बाद में जो टाइम पीरियड आता है वो है मोहम्मद घुरी का, जिनके साथ में पृथ्वीराज चौहान का भी तराइन का युद्ध हुआ। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा हुआ, उसके बाद में जयचंद से हुआ। उसके कोई अपनी संतान नहीं थी और वो उसके गुलाम ही उसके जो है संतान के समान हुआ करते। उसने धीमे-धीमे यहाँ पे अटैक के साथ-साथ में रूल भी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में मोहम्मद घुरी की। उसी का जो गुलाम होता है, दास होता है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है या लॉर्ड होते हैं, ख़वाजा होते हैं, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय लाहौर में होता है जिस समय मोहम्मद घुरी की मृत्यु होती है और लाहौर में ही फिर वो सत्ता को संभालता है। यहीं से हमारा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1206। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी को संभालते हैं। हम जब भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। उसने मलिक या सिपहसालार की उपाधि को धारण किया। ऐबक ने अपनी जो स्थायी राजधानी थी उसको लाहौर को ही रखा
तो वहीं से अपने किंगडम को एस्टैब्लिश करना चाहता था। लेकिन उसका संघर्ष लगातार अपने साथ के लोगों से, यल्दौज से, कुबाचा से चलता रहा और बहुत छोटा टाइम पीरियड है उसका, 4 साढ़े 4 साल का टाइम पीरियड है। 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान या पोलो खेलते समय। एक घोड़े पर बैठ करके भाले से नीचे से वस्तु को उठाने का एक खेल होता है, चौगान या पोलो। वो खेलते समय अचानक उसी घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो गोरी का बहुत वफादार गुलाम भी होता है और वो अपने टाइम पीरियड में 2 इम्पोर्टेंट मस्जिदों का निर्माण कराता है। एक दिल्ली में सूरत इस्लाम मस्जिद और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन में तैयार किया गया एक मस्जिद थी, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने और स्टार्ट किया था। दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण में प्रारंभ करना स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। लेकिन उसको जब बनाना ही स्टार्ट किया था तभी अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका निर्माण कार्य वो पूरा नहीं करा। बहुत दान दक्षिणा देने वाला शासक होता है और दान देने के कारण ही इतना दान देता था, वो इतना दान देता था कि दान देने के कारण ही उसको लाखों का बख्श देने वाला, जिसको कहा गया लाख बख्श, उसे उपाधि धारण की। उसमें कभी सुल्तान की उपाधि नहीं थी और जब उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक तो उसके अयोग्य पुत्र को गद्दी पे बैठाया जाता है। लेकिन इसी टाइम पर बदायूं का जो गवर्नर होता है, जो सूबेदार होता है, इल्तुतमिश, उसको दिल्ली के लोग आमंत्रित करते हैं, अमीर लोग आमंत्रित करते हैं, वो दिल्ली जाता है और फिर सत्ता को ग्रहण करता है और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ये 1210। अगर हम लोग देखें तो यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। अगर हमारे में प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो इल्तुतमिश। और राजधानी को वो दिल्ली बनाता है, दिल्ली को राजधानी बनाता है, लाहौर से ट्रांसफर कर देता है दिल्ली है, तो अब यहाँ की राजधानी। पहला शासक जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया दिल्ली सल्तनत में, वो इल्तुतमिश। अब वो ध्यान देता है कि किस प्रकार से साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो वो सबसे पहले यल्दौज और कुबाचा को भी पराजित करता है और अपने आप को एक छत्र शासक बनाता है। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के गुलाम होते हैं और ये ऐबक का गुलाम होता है और अपने रण क्षेत्र में अपनी कौशल के कारण उसको कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी से फ्री कर देता है, खत्म भी कर देता है। अब कई महत्वपूर्ण काम, क्योंकि नई नई सल्तनत स्टैब्लिश हो रही होती है तो बहुत सारे काम होते हैं जिसको करना होता है। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, वो था कि उसने इक्ता प्रणाली को डेवलप किया। जो फाउंडर था इक्ता प्रणाली का। इक्ता प्रणाली क्या था? नगद वेतन के स्थान पर, किसी को नगद वेतन दिया उसके स्थान पर जो जमीन होती थी उसका राजस्व ट्रांसफर होता था। तो उस जमीन से राजस्व पैदा होता है, भू राजस्व पैदा होता है, लैंड रेवेन्यू पैदा होता है, तो उसका राजस्व ट्रांसफर होता था और वो इतना दिया जाता था किसी भी इक्तेदार को। जो उसको धारण करता था वो इक्तेदार कहलाता था और इक्तेदार उस राजस्व के माध्यम से एक सेना रखता था और एक छोटा मोटा अपना जो इक्ते का दरबार था उसका संचालन था वो करता था और उसी में से राजस्व में से ही पैसा केंद्र को दिया जाता। इस प्रकार से वो अपनी सेना को भी रख सकता था। इक्ते में बांट दिया उसने अपने साम्राज्य को, जिससे कि शासन करना आसान है। इक्तेदारों की जवाबदेही अपने अपने इक्ते के प्रति रहती थी, तो ये ट्रांसफरेबल होती है। इम्पोर्टेंट उसने काम किया। दूसरा, एक चालीसा का गठन किया। चालीसा मतलब 40 तुर्की अमीरों को
मिला करके उसने एक परिषद बनाई 40 लोगों की, जो उसके मेन सलाहकार होते थे, उसके साथ चर्चा पर चर्चा होती थी, तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे चालीसा में। इसी आगे चल के आप देखेंगे कि इसी चालीसा में जो 40 तुर्की सरकारों का जो संगठन था, इसी में से 40 में से बलबन भी एक चालीसा का मेंबर ही होता है, जो आगे जा करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना, वो भी इसका एक मेंबर था। तो उसने चालीसा का भी गठन किया और सिक्कों का नया संचालन किया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 सिक्के भी उसने नए चलाए इल्तुतमिश ने। सिक्कों का चलन उसने स्टार्ट किया, इक्तेदारी का व्यवस्था उसने स्टार्ट किया, तो और सेना का गठन किया उसने, स्थायी सेना का भी गठन किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली को राजधानी भी बनाया और अपने आप को पहला वास्तविक सुल्तान बनाने के लिए, घोषित करने के लिए ये ज़रूरी था कि उस समय के जो मुस्लिम रूलर्स थे, वो बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिल्लत ज़रूर प्राप्त करते थे। जब वहाँ से उलेमा या लोग जो उसको मान्यता प्रदान करते थे, खिल्लत प्रदान करते थे, तभी उसको एक तरीके से संरक्षण मिलता था मुस्लिम जगत का। तो वो अब्बासी जो खलीफा थे उसने उससे मान्यता भी प्राप्त करी इल्तुतमिश ने, और अब इल्तुतमिश वो सुल्तान, मान्यता प्राप्त सुल्तान वो बना इल्तुतमिश। काफ़ी हद तक उसने ऐसे टाइम पर एक ज़ियाउद्दीन मंगबनी हिंदुस्तान में एंट्री करता है, जिसका कि पीछे से चंगेज़ खां पीछा कर रहा होता है और वो शरण माँगता है इल्तुतमिश पे, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि इसको शरण देने का मतलब है चंगेज़ खां से दुश्मनी में लड़ना, और इस नवनिर्मित साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसे किसी भी आपदा को निमंत्रण ना दिया जाए। तो मंगबनी को कोई मदद नहीं करता है और चंगेज़ खां आता है, उसका पीछा करता चला जाता है और दिल्ली सल्तनत के नवनिर्मित साम्राज्य पर हमला नहीं करता, इससे ये साम्राज्य बच जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये। और इसके अलावा एक जो इल्तुतमिश के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था कुतुब मीनार का, उस निर्माण कार्य को पूरा कराने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया, उसको फुल फ्लेश कंप्लीट करा। और अगर एक पहलू पर और ध्यान दें तो शायद ही ऐसी कोई घटना इतिहास में आपको दिखाई पड़े जहां मुस्लिम जगत का शासक सुल्तान जिसने अभी नया नया एम्पायर स्टैब्लिश किया हो, वो अपने जीते जी अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। पुत्रों के रहने के बावजूद हम आज भी अपनी बेटियों को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में संकोच करते हैं 2022 में आकर के। लेकिन उस एरा में इल्तुतमिश ने कितना बड़ा स्टेप उठाया कि अपने पुत्र के होने के बावजूद एक योग्य उत्तराधिकारी, दिल्ली सल्तनत के लिए योग्य उत्तराधिकारी, भले वो महिला थी, रजिया, रजिया को अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित करना, ये भी एक बहुत ही मिरेकल था उस समय के समय। रजिया को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रयास किया गया रुकनुद्दीन मुफ्ती को गद्दी में बैठाने का, लेकिन एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना घटित होती है कि दिल्ली की जनता विरोध करके और अपने सुल्तान द्वारा लिए गए निर्णय, जिसने रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था, उस निर्णय को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता सड़क पर उतर आती है और रजिया से आह्वान करती है कि वो आए और गद्दी पर, सुल्तानत की गद्दी पर बैठे, और रजिया गद्दी ग्रहण करती है। तो 2 बड़ी इम्पोर्टेंट घटनाएँ अगर हिस्ट्री का क्रिटिकल एनालिसिस करके देखें आप, कि नंबर 1 चीज़ कि अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बना देना। नंबर 2 चीज़ कि जनता, लगता उस समय भी लोकतंत्र था कि जनता खुद आकर के अपने, सोचिए कि वो अपने सुल्तान से कितना प्यार करती रही होगी कि सुल्तान ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था उसको ही दिल्ली की जनता आकर के गद्दी पर बैठा देती है, वो रजिया।
इतिहासकारों ने लिखा भी है कि उसके अंदर सारे गुण थे, सिर्फ एक ही गुण नहीं था कि वो पुरुष नहीं था, वो स्त्री थी। उसका एक ही और गुण था कि वो स्त्री थी, बाकी अंदर सारे उसके अंदर गुण थे। उसने अच्छे से साम्राज्य को सँभाला और साम्राज्य चलाना स्टार्ट किया और पुरुषों जैसे परिधान वो धारण करने लगी। वो घुड़सवारी भी करती थी, वो हाथी की भी सवारी करती थी और उसने उस समय के जो एक अफसर अब्सीनियाई हबशी था मलिक याकूब, जो काला भी था और नॉन टर्किश था, उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट था दीवान याकूब, मतलब अश्वशाला, जो सवार सैनिक, उसका उसको हेड भी बनाया। परंतु कुछ संघर्ष इंटरनल में स्टार्ट हुए और फिर रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया की हत्या करने के बाद शासक बना नासिरुद्दीन महमूद। कुछ समय तक उसने शासन किया और उसके टाइम पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसका नायब बना वो बना बलबन। सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी था वो बलबन था और धीरे धीरे बलबन ने अपने सत्ता को अपने हाथ में किया। नासिरुद्दीन महमूद के साथ में उसने अपनी बेटी का विवाह भी किया बलबन ने और वो टाइम पीरियड काफी हद तक बलबन का कंट्रोल रहा नासिरुद्दीन महमूद की शासन सत्ता और इतिहासकारों के अनुसार उसके ऊपर अपने सुल्तान की हत्या का आरोप भी लगता है कि उसने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कराई और गद्दी का अपहरण किया और काफी वृद्धावस्था की एज में बलबन गद्दी पर बैठा और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण और मजबूत स्थापित होता है क्योंकि बलबन बहुत सख्त शासक थे। बलबन के गद्दी पर बैठने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बलबन की थी कि उसने अपना एक राजत्व सिद्धांत दिया। बलबन पर जब भी ये प्रश्न कहीं से आते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे नेट का हो, चाहे जेआरएफ का, तो जो सबसे ज्यादा पूछा था बलबन का वो उसकी राजत्व सिद्धांत पर चर्चा की जाती है, डिवाइन की थ्योरी की बात की जाती है, क्योंकि वो सबसे यूनिक भी है, सबसे निराला भी है। उसने अपना राजत्व सिद्धांत जो दिया वो उसकी जो सबसे की पॉइंट जो था, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो था लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति। लौह मतलब लोहा, रक्त मतलब खून। तो लोहे का तात्पर्य यहाँ पर हथियारों से है, तलवार से है, बर्छी से है, भाले से, हथियार से। या तो आप मेरे हथियार के नीचे आ जाइए, मतलब मेरी दास्ता को स्वीकार कीजिए, या अपना रक्त बहाने को तैयार रहिए। लौह और रक्त की नीति का उसने प्रतिपादन किया बलबन और अपने तो उसके पास में तरीके थे समय की साम्राज्य को मजबूत किया जाए या साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो बलबन को लगा कि इस समय जो सही टाइम है वो साम्राज्य को मजबूत करने का, सुदृढ़ीकरण करने का। तो उसने फोकस साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर किया, ना कि एक्सपेंशन पे किया, साम्राज्य के विस्तार पर किया। तो धीमे धीमे क्योंकि नई सल्तनत थी उसको मजबूत करना पड़ता था। तो नया कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके चारों ट्री गार्ड लगा देते हैं और जब पेड़ बड़ा हो जाता है, वटवृक्ष बन जाता है, तो उसका ट्री गार्ड हटा दिया जाता है क्योंकि अब वो पेड़ अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। लेकिन जब शुरू में नया पेड़ का पौधा लगाते हैं उसकी ट्री गार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जब साम्राज्य था तो उसकी ट्री गार्ड जैसे उसको मजबूत करना जरूरी था। तो मजबूत हो जाएगा तो उसका विस्तार भी हो जाएगा, कभी भी विस्तार किया। अब बलबन ने अपनी जो पॉलिसी थी तो वो उसके ऊपर ये भी आरोप था कि हत्या करके बैठा है, सब कुछ है। तो उसने दरबार में जिसने दरबार जो अपना सजाया, उसमें हंसी मजाक किसी प्रकार का व्यंग इन सब चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। वो ना खुद हंसता था, ना ही दरबार में किसी को अलाउ करता था। बेहद गंभीर अवस्था में आकर के दरबार में बैठा था। एक टेरर का माहौल उसने दरबार में बनाया। वो ज़रूरी भी था उस समय फिर ज़रूरी था क्योंकि कहीं न कहीं चालीसा जो था वो कहीं मजबूत था क्योंकि बलबन खुद भी चालीसा का मेंबर था। वो जानता था कि ज़्यादा मेल-मिलाप हो
चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और सबसे पहला जो काम हमने किया गद्दी पर बैठने के काम, तो चालीसा का दमन किया। तो ये 40 तुर्की सरदारों का जो समूह था, जिसमें तो वो खुद भी था, एक, तो 39 बचे, तो उसका सबसे पहले उसने दमन किया पूरी तरीके से और चालीसा को खत्म कर दिया। क्योंकि वो जानता था कि यही लोग शासक को बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो ऐसी किसी संस्था को रहने देना नहीं चाहता। चालीसा का दमन कर दिया और नौरोज मनाने की प्रथा को उसने स्टार्ट किया। नौरोज दरबार के अंदर हंसी मजाक को एकदम प्रोवोकेट कर दिया। गंभीरता का माहौल वो पूरे दरबार के अंदर बना करके रखता था। कोई भी उसके दरबार में जो मिलने आता था, जो वो दरबारी लोग थे, उसके लिए उसने अपने दरबार में सजदा और पायबूस 2 चीज़ें लागू कर दी। सजदा, तो हम लोग जैसे कहते हैं सजदे सजदे करते, तो उसको झुक करके ऐसे जो बैठ करके अपना माथा ज़मीन पर रखना, ऐसे करके उसको सजदा बोलते हैं। और पायबोस कि दंडवत पूरा लेट जाना और सुल्तान के जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर होते हैं, उसको इस पैर को, इस पैर को बारी-बारी से चुंबन करना, पायबोस। तो ये सिजदा और पायबोस की प्रथा उसने अपने दरबार में लागू करी। तो ईरानी परंपरा थी और उसी परंपरा के साथ में लागू किया सिजदा पायबोस। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि सुल्तान के प्रति श्रद्धा, आस्था और झुकाव महसूस हुआ। विद्रोह करने का आप नहीं सोचते। मानसिक रूप से उसने आपको ट्रस्ट किया। अपने आप को नियाबत खुदाई बताया कि वो उसकी तकलीफ है और ज़िल इलाही अपने लिए वर्ड यूज़ किया। अर्थात वो नियाबत खुदाई और ज़िल इलाही कि मैं ईश्वर का प्रतिछाया हूँ और मैं ईश्वर का ही प्रतिनिधि हूँ। इतना आसान है अपने आप को ये बता देना कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर नहीं है इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं ईश्वर की जगह हूँ। मैं सुल्तान ही नहीं हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ ये और ईश्वर की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से मैं यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी मर्जी से। तो एक प्रकार से जनता के सामने ये साबित किया कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया शासन करने के लिए आया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। एक वहाँ पर ही मनोवैज्ञानिक बदलाव उसने किया। अपने दरबार में उसने पूरी तरीके से जो दरबार का सामंजस्य था वो ईरानी परंपरा पर उसने रखा। हर पल हर क्षण उसके साथ 40 खट्टे-खट्टे लंबे लोग तलवार लेकर के उसके साथ खड़े रहते थे, उसके साथ रहते थे। शक्ति प्रदर्शन उसने किया कि जिससे कोई भी व्यक्ति ये ना सोच सके कि हम सुल्तान को आसानी से हटा सकते हैं या उसकी हत्या कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक भय का वातावरण भी उसने बनाए रखा। जब वो एंट्री करता था दरबार के अंदर, उसके साथ 40 लोग हाथ में लंबी तलवार लेकर के एंटर करते थे। जल्ले जलालू जल्ले जलालू की आवाज़ आती। अपनी सेना को भी वो मुस्तैद रखता था और मुस्तैद रखने के लिए वो कई बार छद्म सैन्य अभ्यास भी किया करता था। जैसे आजकल के भी आप देखते हैं कि जो हमारी मिलिट्री है या आर्मी है, वो कई बार छद्म सैन्य अभ्यास करती है जिससे सेना एक्टिव बनी। ज़रूरी नहीं कि हमेशा युद्ध हो और युद्ध के टाइम पर ही सेना एक्टिव है, तो वो प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस अभी भी सेनाएँ करती है, उस समय भी बलबन ने भी ये चीज़ें स्टार्ट करी कि वो छद्म युद्ध अभ्यास भी वो लोग किया करते। अपने आप को प्योर रेजिज्म ब्लड बताने के लिए, साबित करने के लिए उसने अपने आप को अफ़र-सियाब के वंश से जोड़ा। जो अफ़र-सियाब था उसके वंश से जोड़ा और अपने पौत्रों के नाम भी उसी परंपरा पर रखे। जैसे कैकुबार, कैखुसरो, कैयुमर्स, कैफ़्रास, तो उन्हीं के नाम पर वो नाम रखे जिससे कि लोग जान जाएँ कि किस वंश से जुड़े हुए हैं। हाई रेस वंश से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ से ही ये रूल हो रहा है। तो ये साबित करने के लिए कि हम कितने ज़्यादा
बड़े खानदान के हैं, तो उसने अपने आप को अपर के वंश से जोड़ा, अपने बच्चों के नाम भी रखे। हम लोग क्या भी अक्सर होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी अपने नाम को जोड़ते हैं, हम लोग बताते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम जो चौहान के वंशज हैं। तो एक अपनी परंपरा को मजबूत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, अपने अंदर आत्मविश्वास बनने के लिए हमको, तो ऐसा ही उसने भी अपने आप को उस वंश परंपरा से जोड़ा और बताया। विद्रोहों को बहुत दूर तक चलता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक भी विद्रोह नहीं कुचला गया तो लगातार विद्रोह होंगे। बंगाल में भी एक विद्रोह हुआ उसके टाइम पे, और जब विद्रोह हुआ तो उसको कुचलने के लिए पहले उसने अपने सेनापति को भेजा, वो लौट आया, तो दोबारा भेजा, तो दोबारा उसने खुद निर्णय लिया कि मैं खुद बंगाल जाऊंगा और उस विद्रोह का दमन करूंगा। काफी वृद्धावस्था में वो बंगाल गया, और वहाँ जाने के बाद उसको पकड़ा, और पकड़ के ला करके उसको बहुत दर्दनाक सजाएं और यातनाएं दी, अंततः उसको मृत्युदंड दे दिया। और मृत्युदंड देने के बाद ने कहा कि भविष्य में जो भी व्यक्ति अपने जहन में भी ये बात लाएगा कि वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है, तो उसका भी हश्र यही किया जाए। तो मैसेज दिया उसने कि कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह न करे, और अपने बेटे बुगरा खां को वहाँ का गवर्नर बना करके वो वापस चला। उसी के बाद एक घटना और घटी, जब लौट के आया था। ये आज के ज़माने में कहना बड़ा आसान है कि दिल्ली से बंगाल गया और उसने ये घटना को अंजाम दिया। आपको, हम आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर हम अपने आप को उस एरा में रख के देखें, आज की तारीख में भी दिल्ली से बंगाल जाना कोई बहुत आसान नहीं है। अगर हम बाई रोड जाएँ, तो सोचिए कि उस ज़माने में जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा, जहाँ बहुत अच्छे रास्ते नहीं थे, नदियों के पुल नहीं थे, सेनाओं को पार करना है, जंगल पड़ेंगे, मौसम बदलेंगे, जाड़ा, गर्मी, बरसात में आपको मूव करना है 1500 किलोमीटर, तो कभी आसान नहीं रहा होगा। तो बलबन उस समय वृद्ध भी था, और वृद्धावस्था में जाना, फिर वहाँ पे सैन्य संचालन करना, युद्ध करना, और फिर वापस लौट के आना, इससे काफ़ी उसके शरीर को नुकसान हुआ, और वह अस्वस्थ रहने लगा। इसी बीच में वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था, मोहम्मद से, बहुत प्यार करता था, बहुत, और उसी को अपना उत्तराधिकारी भी वो रहना चाहता था। लेकिन एक बार वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे था, जहाँ से मंगोलों के अटैक होते थे, जो आपका ये हिस्सा पाकिस्तान का जो आज हिस्सा, पाकिस्तान जो बॉर्डर है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था। इसी से ही सारे अटैक्स होते थे, जितने भी अटैक्स होते थे बाहर से, मंगोल थे, अरब थे, इसी से ही आते थे हमले के। तो सीमा की रक्षा करने के लिए उसको डेडिकेट किया गया था, और वहाँ पर मंगोलों से संघर्ष करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सूचना दरबार में दी जाती है, तो उसको जैसे पता चलता है कि उसके सबसे प्रिय पुत्र की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई है, तो बलबन ज़रा भी विचलित नहीं होता है दरबार में, ना रोता है, ना सभा को भंग करता है, और चुपचाप वो अगली कार्रवाइयाँ करता रहता है। और उसके बाद जब अपने महल में पहुँचता है, तो हर दरबार में लोग डर जाते हैं, दहशत में आते हैं कि सबसे प्रिय पुत्र की मृत्यु पर भी ये आदमी इतना सख्त है कि इसको कोई विलाप नहीं किया जाता। लेकिन अपने दरबार में जब घर जाता है, घर जाने के बाद चैन तक से कुछ होते रहता है। अच्छा, बर्मी ने लिखा है, मुझे तो लगता है कि बर्मी ने कैसे जाना कि वो रो रहे हैं, लेकिन इतिहासकार ने बहुत वर्णन किया, तो उसकी उसके बाद में फिर वो लगातार उसका स्वास्थ्य गिरता रहता है, और फिर बलबन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी आती है, वो है खिलजी, खिलजी वंश। इसको खिलजी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो लोग थे, ये टर्किश पीपल थे। खिलजियों के बारे में कहा जाता है कि वो थे तो टर्की, लेकिन अफगानिस्तान में आके रहने से लंबे समय से, और वहाँ पे इंतकास मैरिजेस होने से, अफगान में शादी होने से, ये प्योर टर्किश नहीं रह गए थे। इसीलिए खिलजियों का गद्दी पर आना और बैठना, वो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कि ये कुछ लोग कहते हैं अफगानी थे, कुछ कहते हैं मिक्स अफगानी थे, कुछ कहते हैं टर्किश थे, लेकिन उनका गद्दी पर बैठना ही खिलजी क्रांति कहलाता है। और जो उनका फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका भतीजा था अली गुरशा।
तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बदली हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी बहुत रहनुमा था एक थे, काफ़ी लिबरल उन्होंने शासन किया और उसके टाइम पर जो अली बेशक था, जिसका नाम अली बेशक था और इसका जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी होता है, वो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार होता है। कड़ा और मानिकपुर आज आप लोग मैप में देख सकते हैं, जो इलाहाबाद का जो एरिया है आज की तारीख में, इलाहाबाद के पास ही कड़ा और मानिकपुर जो जागीर के जो सूबा था, वो इलाहाबाद के पास में कड़ा और मानिकपुर। ये कई बार प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि सुल्तान का भतीजा होने के बावजूद, बाद में सुल्तान अपनी बेटी की शादी भी कर देता है अलाउद्दीन खिलजी से, कि भतीजा और दामाद होने के बावजूद दिल्ली से इतना दूर जा करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों सूबेदारी दी, क्यों नहीं पास की सूबेदारी दी, बताएं कि क्यों नहीं दी। जैसे इल्तुतमिश का बरेली क्यों नहीं दी, आसपास ही क्यों नहीं दी, इतना दूर क्यों थे? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में कुछ फर्क नहीं। कड़ा और मानिकपुर दिल्ली से ठीक ठाक डिस्टेंस पे भी है, मतलब 700-800 किलोमीटर की दूरी भी है दिल्ली, और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। इतनी दूरी है कि जल्दी कोई खबर सुल्तान तक पहुंच नहीं सकती है, और इतना भी दूर नहीं है कि अगर हम चाहें तो सुल्तान तक पहुंच नहीं सकते। इक्वल डिस्टेंस है, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग कि दक्षिण भारत जाने का उस समय जो सबसे उपयुक्त जो रास्ता था, एकमात्र रास्ता था, वो कड़ा और मानिकपुर होकर के ही साउथ तक था। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे देखेंगे कि समुद्रगुप्त भी उसी रास्ते से ही गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही रास्ता चुना और नीचे जाने के लिए वहां तक गया। क्यों? कड़ा और मानिकपुर में रह करके वो आसानी से दक्षिण भारत में जा सकता था और वहाँ युद्ध कर सकता था और शासकों को पारित कर सकता था और वहाँ से अटूट संपत्ति ला सकता था, क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय मुसलमान का कोई अटैक नहीं हुआ था। दिल्ली सल्तनत का कोई अटैक नहीं हुआ था साउथ इंडिया पे। दक्षिण भारत पर भी किसी ने हमला नहीं किया था। तो दक्षिण भारत के खजाने भरे हुए थे, मंदिरों में अटूट संपत्तियां थी वहाँ पे, और उस पर अलाउद्दीन खिलजी की नजर थी कि अगर वो दक्षिण भारत पर अटैक करता है तो वहाँ से ठीक ठाक पैसा ला सकता है, किले जवाहरात ला सकता है, और उससे वो बड़ी आर्मी को खड़ी कर सकता है और दिल्ली का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, जिसका सुल्तान बनने का सपना था। ये उसके दिमाग में योजना चल गई अलाउद्दीन खिलजी के मस्तिष्क में। अब ये सोचना है लाजमी सी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटे और दिल्ली के कोई शासक जो है कड़ा मानिकपुर से साउथ तक जाए, वहाँ के राजाओं को हराए, वहाँ से बहुत संपत्ति लेकर के आए और ये सुल्तान को देर सवेर पता न चले, ये तो संभव था नहीं। तो सुल्तान को ये जानकारियाँ जब हुई तो अलाउद्दीन खिलजी तक खबर भेजी कि बोला देखिए आपका भतीजा क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि ये जो कुछ भी मैं लूट के लाया हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया, जो कुछ भी मैं लूट के लाया हूँ, जो कुछ भी वहाँ से मैंने गेन किया, ये आपके लिए लाया है और ये मैं आपको ही देना चाहता हूँ, बशर्ते आप यहाँ आइए और मैं ससम्मान आपके चरणों में इसको अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने समझाया है जलालुद्दीन खिलजी को कि ऐसा मत करिए, उसको यहीं दिल्ली बुलाइए, लेकिन ये नहीं माने और उसको ट्रेन में या उसके आश्वासन पर पहुँच गए वहाँ, और आप सबको पता ही है कि सुल्तान की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और जो संपत्ति लेकर के आया था साउथ इंडिया से, जिसको उसने काफ़ी बांटा भी, जिससे कि लोग उसके खिलाफ ना हो, उसके फेवर में रहें, और दिल्ली आके उसने सत्ता को ग्रहण किया। अभी तक हमने जो कहा है, जो हमने बताया आपको, जो जाना, अभी तक साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आके बैठता है 1296 से 1316 का उसका टाइम पीरियड है, 1296 से 1316 में रीच आउट का टाइम पीरियड। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सुदृढ़ीकरण भी हो सकता है
और साथ-साथ में साम्राज्य विस्तार भी सकता है। ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं और उसने सुदृढ़ीकरण भी करना स्टार्ट किया और साम्राज्य का विस्तार भी करना स्टार्ट किया। अब उसके सामने चुनौतियाँ क्या-क्या थी? नंबर 1 चीज़ की सबसे जो भयानक चुनौती जो उस समय थी, इस नए साम्राज्य के साथ वो थी मंगोल। चाइना के ऊपर जो रहने वाले जो मंगोलाइड लोग थे, वो समय-समय पर हमला करते रहते थे और आते थे, लूट-मार करते थे, सर कलम करते थे, भयंकर दरिंदगी करते थे और उसके बाद में चले जाया करते थे। तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो मंगोलों से हिंदुस्तान के साम्राज्य को और सल्तनत को बचाने की थी। इसमें एक मंगोल पॉलिसी बनी और मंगोल पॉलिसी बनाई और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बहुत ही लाजवाब थे। चाहे वो नुसरत खान रहे हों, चाहे ज़फ़र खान रहे हों, चाहे मलिक काफूर रहे हों, उसके जो सेनापति थे बहुत अच्छे थे। तो उसने एक पूरी पॉलिसी बनाई और उनको डेपुटेट किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए और काफ़ी हद तक वो अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण को रोक पाने में सफल भी रहे। उसकी सेना ने कई बार मंगोलों को पराजित भी किया। यहाँ तक इतिहास में कहा जाता है कि ज़फ़र खान जो उसका सेनापति था, तो ज़फ़र खां का नाम सुन करके मंगोल के घोड़े तालाब में पानी पीना रुक गए, डर जाते, इतना उसने दहशत फैलाई। नंबर एक चीज़, तो मंगोलों के साम्राज्य को सुरक्षित किया। जब मंगोलों का साम्राज्य सुरक्षित हो गया, तो उसको ये लग गया कि ऊपर से कोई हमला नहीं करता है। अब नीचे उसने विस्तार स्टार्ट किया और लगातार चाहे गुजरात हो, चाहे मालवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इवन साउथ तक की में उसने ट्रेड स्टार्ट किया। लगातार उसने हमले स्टार्ट किए, साम्राज्य का विस्तार करता गया, करता गया, करता गया। ऐसे में ही खंबात के एक अभियान के दौरान एक भारतीय मुसलमान से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, एक हिजड़े थे, जिसका नाम मलिक काफूर था। उसको नुसरत खान ले आते हैं और उसको 1000 दिनारी दिखाया जाता है, उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था और ला करके उसको अपनी सेना में भर्ती करते हैं। यही मलिक काफूर था जिसने कि आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को बहुत मजबूत भी किया। उसका सबसे विश्वसनीय आदमी भी था वो, मलिक काफूर। खंबात से लेकर के आया उसको, गुजरात के खंबात से लेकर जब जब उसने साम्राज्य को स्टैब्लिश कर दिया, मंगोलों के लिए उसको भारी सेना की जरूरत थी। मंगोलों से लड़ने के लिए कोई छोटी मोटी सेना की तो आवश्यकता थी नहीं। तो भारी सेना का भी उसने प्रबंध किया और जो सेना प्रबंध किया उसकी सैलरी कैश में देना स्टार्ट किया। नंबर वन। दूसरा, उसने दूसरी चीज सोची कि ये विद्रोह क्यों होते हैं, लगातार विद्रोह होते रहते हैं। नंबर एक चीज उसने मंगोलों को रोका, एक एक उसने समस्या का समाधान किया। नंबर दो चीज उसने सोचा कि लगातार विद्रोह क्यों होते रहते हैं, क्यों? और विद्रोह में क्या कि आपका अगर ध्यान लगातार विद्रोह में ही लगा रहेगा तो अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे करेंगे, साम्राज्य का विस्तार कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो विद्रोह का एक कारण पता किया जाए। अक्सर शासक क्या करते हैं, विद्रोह होते हैं, तो क्रश कर देते, विद्रोह होते हैं, तो क्रश कर देते। लेकिन ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा, आज यहाँ विद्रोह होगा, तो कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा। तो उसके कैसे कारण पता करो कि विद्रोह होते ही क्यों हैं। उसका जो सबसे अच्छा मित्र और जो सलाहकार था वो अलाउल मुल्क जो कोतवाल था, वो उसका अच्छा मित्र भी था, अच्छा सलाहकार भी था। उसने चर्चा पर चर्चा की तो उसकी तो 3-4 चीज़ें समझ में आईं और उसने उसको लागू किया। कि नंबर 1 चीज़ पैसा, कि धन अगर होगा तो आदमी धन का प्रदर्शन ज़रूर करेगा और उस समय धन का प्रदर्शन करने का बहुत बड़ा एक माध्यम था वो सेना रखना और शक्ति बढ़ाना और कुछ दूसरी शक्ति को चुनौती देना। तो उसने कहा कि जब धन ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे विद्रोह के बारे में सोचेंगे, सेना के बारे में सोचेंगे। तो उसने सबसे पहले उस धन को निकलवाने का प्रयास किया। उस धन को निकलवाया उसने। जितनी भी ज़मीन दी गई थी, मदद की गई थी, वो सारी मदद उसने वापस ले ली। जो मदद-ए-माश थी, इनाम था, वक़्फ़ था, वो सारी ज़मीन ले ली और जो खालसा खालसा मतलब सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन से जो आय होती है, जो पैदावार होती है, वो डायरेक्ट सरकार को मिलता है और जो ज़मीन जागीरदारी वगैरह होता है, उसमें अंश मिलता है।
तो सरकार को फ़ायदा खालसा ज़मीन से होता है। जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, उतना ज़्यादा बुराइश मिलेगा, उतना ज़्यादा उसकी इनकम होगी। तो उसने वो सारी ज़मीनें जो इनाम, वक़्फ़ और मल्टीमास के रूप में दी गई थी, वो वापस ले ली। उसने कहा पैसा नहीं बचेगा तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे। नंबर 2 चीज़ मदिरा। आदमी दिन भर तो ठीक रहता है और जब शाम को मदिरा पान कर लेता है, तो वो आपस से बाहर हो जाता है और फिर अनर्गल प्रलाप करता है और बैठ कर के सुल्तान के विरुद्ध जो है उल्टी-सीधी बातें होती हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसने कहा कि ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया जाए, जहाँ से ये बीज फूटता है कि ना आदमी पिएगा, ना उल्टा-सीधा बोलेगा। जब उल्टा-सीधा बोलेगा नहीं तो कोई चीज़ें क्रियान्वयन में आएँगी नहीं। तो मदिरा पर उसने पूरी तरीके से बैन लगा। तीसरा, शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है और एक ताकतवर चीज़ दूसरी ताकतवर चीज़ से जब मिलेगी तो महाताकत बन जाएगी। तो उसने कहा कि अब जो भी वैवाहिक संबंध होंगे या जो भी कोई आपस में रिलेशनशिप बनेगा, उसकी अनुमति आपको सुल्तान से लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो अवैध करार दिया जाएगा, उस पे कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी रिश्ता है, एक राजा, एक बड़े जमींदार या एक बड़े इक़्तिदार को अपनी बेटी की शादी दूसरे इक़्तिदार से करनी है, तो वो 2 लोग हो जाते ताकतवर, 2 लोग मिल करके फिर सत्ता को चुनौती देते थे। इसको उसने टॉलरेट किया, कहा कि मेरी परमिशन बिना ये काम नहीं। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि हमने जो गलतियाँ बख्शी पहले की हमारी, तो अतीत में वो आगे ना होने पाए। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था गुप्तचर, गुप्तचर प्रणाली। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आज भी आप देखिए तो सरकार के आँख, नाक, कान कौन है? सीबीआई है, रॉ है, सीबीसीआईडी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एलआईयू है छोटे स्तर पर। आप देखिए ये चीज़ें हैं। अगर गुप्तचर प्रणाली आपकी अच्छी नहीं है, तो साम्राज्य पर शासन करना बहुत आसान नहीं है। मैं थोड़ा-सा विषयांतर होना चाहूँगा, लेकिन मैं वो दृष्टि आपको देना चाहता हूँ इतिहास की। किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, उसको सपाट तरीके से पढ़ने से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं मिल सकती है आपको। मैं चाहता हूँ कि आज के वक्तव्य के बाद आपके अंदर वो दृष्टि आए कि इतिहास को आप किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से देखें, उसको कैसे अपने जीवन में सुधारें लाएँ आप साथ में। प्राचीन भारत के इतिहास में घटना मैं आपको बताता हूँ, जब चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ में युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य पटना में अर्थात पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है वो पाटलिपुत्र। पटना मगध के शासक होते हैं, पटना उनकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। और सेल्यूकस कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मतलब उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान के एरिया। वो योजना बना रहा होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करने के लिए सेल्यूकस। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्तचर किस क्वालिटी के रहे होंगे कि वो योजना बना रहा होता है और इसको जानकारी हो जाती है और ये सेनाएं लेकर के पाटलिपुत्र से पहुंच जाता है उत्तर पश्चिम सीमांत पर। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? उत्तर पश्चिम सीमांत पर। वो लगभग उस जमाने में 1500, 1400, 1500 किलोमीटर चल के पहुंच गया। तो सोचिए कि उसको कब सूचना मिली हो, कब जानकारी मिली हो, कितना ज्यादा उसका इंटेलिजेंस जो है एक्टिव रहा होगा। यहाँ योजना बन रही थी, यहाँ आपको पता चल जाता है, क्योंकि तब टेलीफोन नहीं होते थे कि आपने फोन लगाया बता दिया कि ऐसी योजना बन रही है। तब कोई ईमेल नहीं होता था। कोई सूचना पहुँचाने में भी आदमी को महीनों लग जाते थे, वहाँ से आता था कोई सवार ले लेकर के और सूचना पहुँचाता था, फिर सूचना पहुँचती थी, फिर उसके खिलाफ मिलिट्री पूरी तैयार की जाती थी, फिर मिलिट्री मूव करती थी, मिलिट्री को पहुँचने में 2-3 महीने लग जाते थे। लेकिन सोचिए कितना इंटेलिजेंस ज़बरदस्त था। आज भी हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न जो भारत है, आप सोचिए कि हमारा सूचना हम अगर आज महफूज हैं, तो कहीं न कहीं भारत सरकार की जो रॉ है, जो सीबीआई है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, कितना सक्रिय है। कोई कहीं पाकिस्तान में, कोई कहीं चाइना में क्या सोच रहा है वो चीज़ें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर बहुत काम किया, इसलिए हमको भी इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है गुप्तचर। लोग यहाँ तक कहते थे, कोई भी अपने घर में चारदीवारी में बात करने से डरता था कि अगर बात करेंगे तो कहीं न कहीं से अलाउद्दीन खिलजी को खबर पहुँच जाएगी कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस प्रकार से उसने विद्रोह को कुचल दिया, खुद को।
अब चूँकि उसने सेना बड़ी की थी, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे थी, उसने सेना बड़ी की थी, जिससे विद्रोह को कुचला जा सके। तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, बड़ी सेना रखने के लिए पैसा चाहिए और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने कि अपनी सेना को कैश, नकद वेतन देना स्टार्ट किया, कैश सैलरी देना स्टार्ट किया, एकदम हार्ड कैश। और उसके लिए उसको बहुत पैसे की ज़रूरत थी। पैसा कहाँ से मैनेज करता? तब तक कि साउथ इंडिया से लेके आते। तब उसने क्या किया कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए। अभी तक भू राजस्व व्यवस्था में 1/3 हिस्सा जो है टैक्स लिया जाता था, 33%, 33%, 100 में से 33 हिस्सा सरकार का और 66 हिस्सा आपका किसान। उसने देखा और कहा कि शरीयत के अनुसार कितना मैक्सिमम टैक्स लगाया जा सकता है, तो पता चला कि 50% तक टैक्स लगा सकते हैं। तो 50% टैक्सेशन कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्थान। अब अर्थात अगर आप 2 दाने पैदा करेंगे गेहूँ के, तो 1 दाना सरकार का होगा, 1 दाना आपका होगा। उसने 50% टैक्स दिया, उसने रेवेन्यू जनरेट की। फिर उसने देखा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है। देखिए, बेईमानी और चोरी और धोखाधड़ी पहले भी था, आज भी है। हिस्ट्री में आप देखिए, पहले भी था, आज भी है। रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा चोरी होती थी और ये अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी थी। तो उसने एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया, दीवान मुस्तखराज। एक विभाग बनाया, दीवान मुस्तखराज, जो जो रेवेन्यू जो वसूला जाता था उस पर वो नजर रखता था कि कहीं कोई चोरी ना होने पाए। और जो भी चौधरी, भोग, मुकद्दम, पटवारी, लेखपाल, जो भी चोरी में लिप्त पाया जाता था या कोई भी रेवेन्यू अफसर, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो उसको भीषण कठोर असहनीय दंड अलाउद्दीन खिलजी देता था। कई बार मृत्युदंड तक दे दिया। इतना कठोर दंड देता था कि लोगों की हिम्मत ही टूट गई चोरी और बेईमानी करने की, तो डरने लगे। बर्न ने तो यहाँ तक लिखा है कि लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे सरकारी कर्मचारी जो भू राजस्व या रेवेन्यू से जुड़े होते थे करने से मना कर दिया करते थे, बोले नहीं कि ये गड़बड़ करेगा जरूर, और ये गड़बड़ करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान उसको पनिशमेंट या मृत्युदंड देगा जरूर। तो ऐसे में उसको अपनी बेटी नहीं देंगे। इतना डर लोगों के अंदर बैठ गया था। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो चोरी होती थी, चोरी बंद हो गई। जब चोरी बंद हो जाती है तो सरकार का राजस्व बढ़ जाता है। जो सरकार को पैसा पहुंचना था वो कर्मचारी चुराते थे, तो उसने ये पनिशमेंट के माध्यम से वो चोरी बंद करा दी। सरकार को रेवेन्यू बढ़ गया। देखिए, जब उसने 33% से 50% किया टैक्स, रेवेन्यू चोरी होना बंद हो गया। तीसरा चीज, 2 नए टैक्सेस लगा दिए, घरी और चरी। घरी, आप में से जो लोग भी शहरों में रहते होंगे, नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो, तो आप लोग हाउस टैक्स देते हैं। देते हैं, एक हाउस टैक्स हम लोग देते हैं। जो हाउस टैक्स हम लोग देते हैं वो क्या है? घरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब लगा दिया है कि घर में आप रहते हैं तो आपको यू हैव टू पे अ स्मॉल टैक्स, घरी। और एक चरी टैक्स लगाया। चरी टैक्स क्या था? जो सरकार की जो सरकारी जमीन होती थी उसमें घास चराने के लिए ग्वाल वाल जो है लोग अपने जानवर लाते थे। वो कहते थे कि चारा तो हमारे खेत का चरते हैं, दूध आप यहाँ देते हैं, रेवेन्यू आपको जनरेट होता है, तो जो भी दुधारू पशु हमारे यहाँ आके चारा चरेगा और उससे अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको चरी टैक्स भी देना पड़ेगा, चारागाह टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो घरी और चरी टैक्स इस प्रकार से उसमें कहते हैं जो इनकम यहाँ तक थी उस इनकम को बढ़ा दो, इनकम को रेवेन्यू जनरेट कर दो। अब इनकम ज़्यादा होगी उसके पास। जब इनकम ज़्यादा हुई तो सेनाओं को रखने में आसानी हुई। अब सेना का जो वेतन ज़्यादा जाता था, उसने कहा कि वेतन को हम कम कर देंगे। और वेतन को हम कम कर देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कम वेतन पे सैनिक काम करेगा और हमारा जो रेवेन्यू, जो हमारा पैसा है, खजाना है, उससे हमारा पैसा भी कम कम जाएगा। लेकिन सेना कम वेतन पे क्यों काम करेगी? अपनी जान भी जोखिम में डालें, युद्ध भी करें, घर परिवार छोड़ के भी जाए और वेतन भी कम मिले। तो इसके लिए उसने जो लॉन्च किया वो किया, मार्केट पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पॉलिसी को लॉन्च किया। तो दिल्ली दिल्ली के आसपास में था, सिर्फ सैनिकों के नहीं था, इसमें आम नागरिकों को भी फायदा था, लेकिन उद्देश्य बेसिकली यही था।
अब बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये मार्केट पॉलिसी क्या थी, बाजार नियंत्रण नीति क्या थी? इसको बहुत अगर सतही स्तर से समझना हो, सरल शब्दों में समझना हो, तो हमने कहा हिस्ट्री को आप सब तरफ से देखिए, सिर्फ किताबों से मत देखिए, अपने इर्द-गिर्द भी देखिए। अभी आप लोग कैंटीन व्यवस्था देखते होंगे, आर्मी कैंटीन व्यवस्था। आर्मी कैंटीन में आपने देखा होगा आर्मी वालों को पास मिल जाता है और उस पास के तहत वो लोग परचेज़ करते हैं। पहले अनलिमिटेड था, अभी परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। तो जो आर्मी का जो कैंटीन सिस्टम है उसमें क्या आर्मी के लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को कम पैसे पे सामान, अच्छा सामान मिल जाता है। उसमें कुछ टैक्स की छूट दे दी जाती है। तो जैसे ये आज की तारीख में आर्मी कैंटीन सिस्टम है, वैसे इस टाइम पर ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। बेईमानी आदमी तब भी करता था, आज भी करता है, उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी कदम उठाए, लेकिन ये कठोर कदम थे। पहले लोग क्या करते थे, घोड़ा नहीं रखे रहते थे अपने साथ में, लेकिन जब सैलरी बढ़ने का नंबर आता था, जब उसकी पहचान कराई जाती थी कि हाँ किसके पास घोड़ा है कि नहीं है, तो किसी का घोड़ा उधार मांग लेते तो उसको 5 टंका 10 टंका दे दिया करते थे और घोड़ा लेकर के पहुंच जाते थे और कहते थे कि हाँ ये घोड़ा है और ये मैं हूँ, मेरा नाम ये है, भले चाहे वो खुद ना हो, पिताजी की जगह चले जाए और घोड़ा दिखा करके सैलरी लेते थे। इससे दिक्कत क्या होती थी कि कागजों पर घुड़सवार तो होते थे 2 लाख, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि 1 लाख भी नहीं। और जब कभी युद्ध होता था तो पता चला कि वहाँ सेना कम दिखाई पड़ रही है और कई बार की बाहर जाते थे। इसको भी खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा लागू कर दी। घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की। आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो जानते होंगे कि घोड़ों के जो ये पीछे जो होता है, जो पीछे की टांग होती है, पुट्ठा जो होता है, उस पर एक गर्म लोहे का छल्ला करके नंबर होता है, वो ऐसे करके दाग दिया जाता है, वो इंगित हो जाता है। अगर आप लोग घर के आस-पास में पुलिस लाइन हो या कहीं मिलिट्री वाले हो, तो आप पुलिस लाइन में भी जाके देखेंगे, जो पुलिस लाइन के जो घोड़े होते हैं, उसको भी आप पीछे को देखिएगा कि घोड़े में दगा रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि घोड़ा हमारा है, उसका एक नंबर पड़ा रहता है। अब आप बेईमानी नहीं कर सकते। जो एक्चुअल घोड़ा आपका होगा, वही घोड़ा लेके आपको जाना पड़ेगा और उसी का वेतन आपके पास होगा। पहले फ़ोटोग्राफ़ी होती नहीं थी, कि फ़ोटो खींच जाए, आई कार्ड बन जाए, मालूम पड़ जाए कि ये डॉक्टर मानव कुमार सिंह हैं और इनका वेतन पास होना है। तो हुलिया लिखा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा लागू किया। रजिस्टर लिखा गया डॉक्टर मानव कुमार सिंह, 5 फुट 11 इंच हाइट, रंग साफ और ऐसा, उनके बाएँ हाथ पे ऐसे चोट का निशान, इस तरह हुलिया लिख दिया जाता था। और जब आप हुलिया मैच कराते तब आपको वेतन मिलता था। इस सख्ती से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है, उसकी सही फिगर और सही ताकत उसकी मालूम पड़ी। इसमें कौन बुजुर्ग हो गया है, कौन थोड़ा लाइकवर है, कौन नहीं लाइकवर उसमें बचा है, वो उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो उसने अपनी सेना का संगठन मजबूत रूप से उसने अपनी सेना को किया। नए टैक्सेस लगाए, इस तरीके से विद्रोह का पिछला उसने सब कुछ दमन किया। अब जब सेना रख ली गई, सेना का बाजार नियंत्रण नीति लागू करी गई, जिससे कि आसानी के साथ उनको वेतन दिया जा सके, उनको कम सैलरी दी जा सके और कम सैलरी में भी उनका सर्वाइवल आसानी के साथ हो जाए और उसमें भी उनकी बचत हो जाए। तो इसके लिए उसने एक बाजार का उसने खाका तैयार किया और ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है। मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही ऐतिहासिक घटना भी है और बड़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसने उसके लिए अलग-अलग मंडियाँ बनाई। एक मंडी उसने कपड़ों की अलग बनाई, आम सामान की अलग बनाई, सराय अदल बनाई और जानवरों की गुलामी की अलग मंडी बनाई और उसने मंडी के शाहनाई मंडी नियुक्त किए, जो अधिकारी उसके होते थे शाहनाई मंडी, जो मंडी पर नज़र रखते थे उसकी आपूर्ति और उसका वो। अब कोई आदमी महँगा सामान खरीद ले जा करके और ऐसा नहीं था, उसकी परमिट बना दी जाए, महँगा सामान की आपको कितनी ज़रूरत है, उसका एक परमिट बना होता था, उस परमिट के अनुसार ही आपको उतना सामान मिलता था। और महँगा सामान अगर कोई खरीदता तो उसके ऊपर सुल्तान के गुप्तचरों की निगाह रहती थी कि महँगा सामान किसने खरीदा, तो सुल्तान सोचता अच्छा इसके पास में अभी पैसा बाकी है, इसने इतना महँगा गुलाम या घोड़ा खरीद लिया, इसके पास पैसा बाकी कैसे रह गया, पता करो किसके पास कहाँ से पैसा है। तो सुल्तान के गुप्तचर सक्रिय होकर पता करते थे कि इसने इतना महँगा गुलाम कहाँ से खरीद लिया।
और बड़े मिनिमम प्राइस पर गेहूँ, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, कपड़ा सब कुछ उसको उनको मिलता था, उससे वो लोग लेते थे और उसकी आपूर्ति हमेशा सही से बनी रहती थी, उसको लिखने का अलग डिपार्टमेंट भी बनाते थे हिंदुस्तान में। तो उसकी पूरी आपूर्ति को देखते थे वो लोग। किसी प्रकार की चोरी बेईमानी ना होने पाए, इस पर भी नज़र उनकी रहती है। और ये मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े अच्छे ढंग से संचालित किया। कोई भी आदमी कभी भी उसमें बेईमानी नहीं कर पाता था, क्योंकि लगातार गुप्तचर थे, बरीद जो इनके थे, मुनियान, बरीद मतलब गुप्तचर, इनके लगातार लगे रहते थे। अगर कहीं से खबर आती थी कि फलाने दुकानदार ने हमको कम तौल पे सामान दिया है और वो फरियादी अगर पहुंच जाता था सुल्तान के पास में, तो ऐसा नहीं सुल्तान उस दुकानदार को बुलाता तो पनिश कर देता था। सुल्तान उस दुकानदार का पता पूछने के बाद उसके पास छोटे-छोटे गुलाम बच्चे थे, 8-10 साल, 12 साल के। उस बच्चे को उस दुकान का पता बताता था, उसको पैसा देता था, कहता था कि वहाँ जाके सामान खरीद लेंगे। और जब वो वहाँ सामान खरीदने जाते थे और सामान खरीद के जब वापस आते थे, तो उस सामान को तौलता था अलाउद्दीन खिलजी सामने। और जब देखता था कि उसमें वज़न कम है, तब उस दुकानदार को बुलाया जाता था। वो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद तब वो उस दुकानदार को बुलाता था कि जैसे दुकानदार वहाँ आता था, उस छोटे बच्चे गुलाम को देखता था, तो समझ जाता था कि माजरा क्या है। और वो इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता था, इतनी कठोर सज़ा देता था, जितना उसमें वज़न कम होता था, उतना वज़न के बराबर गोश्त उस दुकानदार के हाथ से, पैर से, पेट से निकाल लेता था अलाउद्दीन खिलजी। और अपना देख करके पूरे बाजार में दहशत फैल जाती थी कि यदि तुमने 10 ग्राम भी कम तोला, 50 ग्राम भी कम तोला, तो सुल्तान उतना ही तुम्हारे बदन से गोश्त निकलवा लेगा। तो लोग डर के मारे तौल से ज़्यादा उसको तौलते थे। तो बाजार में उसका दहशत इतनी थी कि कोई चोरी नहीं कर पाता था, कोई कमतौली नहीं कर पाता था, कोई घटापूर्ति नहीं कर पाता था। लगातार उसके लोग सक्रिय रहते थे। इस प्रकार से उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बहुत, बहुत, बहुत मजबूत तरीके से लागू किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि ये बाजार नियंत्रण जो पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की, ये उसके जो मृत्यु तक की वक़्त चली और उसकी मृत्यु के बाद में ये मार्केट पॉलिसी चल नहीं पाई, ये धराशायी हो गई। और आगे परवर्ती जो सुल्तान थे, वो उसको चला भी नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी की इस मार्केट पॉलिसी को। इस प्रकार से अगर आप अलाउद्दीन खिलजी देखो, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, नई चीज़ें भी उसने लागू करी, टैक्सेस पॉलिसीज़ भी उसने लागू करी, सेना को भी उसने सुदृढ़ किया और लगातार सेना को बल यहाँ पे हम लोग आज अपना वक्तव्य को विराम भी देंगे। और हिस्ट्री को पढ़ते समय मैं, मेरे जो प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, मैं प्रोफेसर बाद में हूँ, पहले खुद भी एक शिक्षार्थी हूँ। मैं भी विद्यार्थी हूँ इतिहास का, मैं भी पढ़ता हूँ अभी भी। तो पढ़ते समय एक बात को और ध्यान रखें कि जब भी कोई विषय उठाइए, तो पहले देखिए कि उसके स्रोत क्या-क्या हैं, रिसोर्स क्या-क्या हैं। प्राथमिक रिसोर्स पे ज़रूर फ़ोकस करिए कि उस समय की किताबें कौन-कौन, जैसे सल्तनत आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए ज़ियाउद्दीन बन्नी है आपका, ईसानी है, मिनाज-ए-सिराज है, इब्न बतूता है ना? आपका चचनामा है जो भी, अमीर खुसरो हैं। उस समय की जितनी भी तारीख़ फ़िरोज़शाही है, ये सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज़ उसको ज़रूर देखिए। दूसरा, उस समय के सिक्के ज़रूर देखिए कि हमको कहाँ जानकारी मिलती है, किताबों से मिलती है, हमको कहाँ जानकारी मिलती है, इन सिक्कों से मिलती है। हमको कहाँ जानकारी मिलती है, कुतुब मीनार है, उस समय की मस्जिद अलाउद्दीन का झोपड़ा है, दीन पनाह है, अलाई दरवाज़ा है, जो ये बिल्डिंगें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोतों पर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ध्यान दें। बिना स्रोत के जो इतिहास है, ये प्राथमिक रिसोर्सेज़ हैं, फिर सेकेंडरी रिसोर्सेज़ और किताबें हैं। और प्रामाणिक किताबें ही आप लोग पढ़ें। इग्नू के नोट्स हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो प्रमाणित किताबें उसको पढ़ें आप लोग, तो आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़िया होगा। और पढ़ते समय इसकी आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ज़रूर देखें। धन्यवाद आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार।